आज टाइम बिल्कुल कॉन्स्ट्रेंड है, 9 बजे तक कंप्लीट करना है। जितना भी 9 बजे तक होगा उतना ही कर पाएंगे आज। तो होपफुली 9 बजे तक ये वाला पार्ट, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, डाइपोल्स अलाइन होते हैं सेम डायरेक्शन में, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल की डायरेक्शन में आती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के ऑपोजिट आती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है। तो लेटेस्ट से हम लोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, या कुछ इस तरह से सोचो, हमारे पास सॉलिनॉइड है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिनॉइड है, ठीक है, और इस सॉलिनॉइड के अंदर हम एक एक करके अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स को ना इंसर्ट करते हैं। और सॉलिनॉइड इसलिए रख रहे हैं ना कि सॉलिनॉइड के अंदर हम एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिनॉइड के अंदर हमें पता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू, ठीक है, किसी बैटरी से कनेक्टेड होगी तो करंट की वैल्यू हम कंट्रोल कर सकते हैं, करंट इंक्रीज करते जाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे। और लेटेस्ट से मटेरियल के अंदर किसी टाइप का डिटेक्टर रखते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, नहीं अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, और ये सॉलिनॉइड है, करंट हम वैरी करा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, और बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ऐसे रीजन में हम सबसे पहले लेटेस्ट से पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टार्टिंग में मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है, फिर धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, कैसा बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करने को कहा जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर रहे हैं, तो कैसा ग्राफ होगा। हमें पता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, बताओ तो, ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल का अगर ग्राफ, हाँ, कहा जाए तो कुछ इस तरह का होगा, बिल्कुल इंड्यूस बिल्कुल नेग्लिजिबल है कंपेयर टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक, एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, तो कुछ ऐसे है। ठीक, बिल्कुल लीनियर शेप होगी, ठीक है, और लीनियर शेप का जो स्लोप होगा वो 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर का होगा। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बिहेवियर होगा। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर बोला जाए डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव हाफ है ना, इसमें ये पता चल रहा है कि नेगेटिव का मतलब है, मान लो स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, स्टार्टिंग में मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ, सबको आवाज आ रही है क्लियरली। ठीक है, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेटर से हम धीरे धीरे ना इधर की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगा,
ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड को मान लो डिक्रीज करके ना फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो ग्राफ में उसका मतलब होगा नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड है, तो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फील्ड भी होगी। तो ये वाला पार्ट जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड, नेगेटिव इंड्यूस्ड फील्ड। ओके वेल, अब इसके बाद डायमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या होगा? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे तो वैसे इंड्यूस्ड फील्ड भी बढ़ेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत छोटे अमाउंट से। तो ये इंड्यूस्ड होगी कुछ ऐसी और ये एक्सटर्नल होगी। ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, गेस कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो नेगेटिव स्लोप में। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ये डाया। इसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल और, ठीक है, एक्सटर्नल और नेट मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी पता है? देखो ये है y इक्वल्स x वाली लाइन, ठीक है, ये एक्सटर्नल के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगर पैरामैग्नेटिक रखेंगे ना तो ये कुछ थोड़ा सा स्लाइटली इससे थोड़ा और ऊपर चली जाएगी, और डायमैग्नेटिक मटेरियल वो थोड़ा सा स्लाइटली उस नीचे चली जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की अपनी वैल्यू है ना वो एक्सटर्नल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर एटम्स तो बहुत सारे, मैग्नेटिक डाइपोल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ही अलाइन होगा और बहुत ही स्मॉल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन अलाइन हो पा रहा है। ज्यादातर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो अलाइन नहीं हो पा रहे। हालांकि ये स्टेटमेंट प्रॉपरली मतलब करेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ डाइपोल्स पूरे अलाइन हो गए और कुछ डाइपोल्स बिल्कुल नहीं अलाइन हुए। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन उनका अलाइनमेंट होता है, थोड़ा थोड़ा वो अलाइन होता है। ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आ जाते हैं। डाया और पैरा का बिहेवियर बिल्कुल सिंपल है, और बिल्कुल यही काम, बिल्कुल यही काम अब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम लेता हूँ। ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ पे लेटेस्ट से इसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया गया है, और सोलेनॉइड के अंदर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो खुद से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। पहले जीरो है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो है स्टार्टिंग में। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो है और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल जीरो है स्टार्टिंग में। ठीक है, डाइपोल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डाइपोल्स तो डोमेन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका नेट रिजल्टेंट जीरो है। ठीक है, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा थोड़ा गेस करो। ये लेटेस्ट से ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम में से कोई, क्योंकि सब लोग अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे होगे तुम लोग, तो टीम्स पे तुम लोग कोई ना, मैं मीटिंग नहीं क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब टीम, नई टीम नहीं बना सकता हूँ। मीटिंग तो क्रिएट कर सकता हूँ, तो तुम लोग ऐसा करोगे कि टीम कोई अपना बना करके, ठीक है, और उसमें मुझे तुम इनवाइट करके हम लोग फिर टीम्स में क्लास करेंगे ना, तो वहाँ पे जो है बोर्ड शेयर करने में थोड़ा आसानी होती है, और शेयरिंग में थोड़ा दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ लिखने के लिए, तो वो आसानी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें हाँ, लेकिन माइक है ना वहाँ पे, तो तुम माइक यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा, ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में ना
स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो ले रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो है। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो भी जीरो है। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और तुम्हें याद दिला दूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो ह्यूज होती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 100 से 100,000 के ऑर्डर की होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। और और अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, स्टार्टिंग में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ही नहीं है तो इंड्यूस फील्ड अलाइनमेंट कहाँ से होगा, ये भी जीरो। एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट से बढ़ा है, लेकिन क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ह्यूज होती है, तो बहुत थोड़ा सा भी अगर एक्सटर्नल फील्ड आएगा ना, उसका 1000 टाइम्स मतलब कि ह्यूज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। हम एक्सटर्नल फील्ड को बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड को हम ना बहुत थोड़े अमाउंट से बढ़ाते हैं, और जो इंड्यूस्ड फील्ड आ रही है उसका 1000 टाइम्स आ रही है। अब मैं उसको प्रॉपरली नहीं दिखा सकता, लेकिन तुम्हें थोड़ा इमेजिन करना है, इसको मान लो अलग स्केल में ड्रॉ किया, वरना ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये बोर्ड के बाहर चला जाएगा 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम। बस समझाने के लिए कि एक्सटर्नल फील्ड जितनी है उसका उसका 1000 टाइम्स इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ना बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये थोड़े से फील्ड के लिए भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट होता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन। डोमेन्स के अंदर ना साथ साथ सारे डाइपोल्स एक साथ अलाइन होने लगते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अलाइनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ह्यूज इंड्यूस्ड फील्ड आती है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सटर्नल फील्ड को और बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को और बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को और बढ़ाते हैं, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना वो और बढ़ती है, ठीक है, इंड्यूस्ड फील्ड और बढ़ती है। मान लो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड को ना डबल कर दिया, तो स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मटेरियल के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटॉमिक डाइपोल्स हैं, तो अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है अभी भी। हम जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटर्नल फील्ड भी बढ़ती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी ऐसा होता है कि एक्सटर्नल के बिल्कुल प्रोपोर्शनली इंड्यूस फील्ड बढ़ती है, ठीक है, डबल कर रहे हैं तो इंड्यूस भी डबल हो रही है, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो ग्राफ की जो शेप आएगी वो अंडरस्टूड है कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्केल है और यहाँ पे जो स्केल है, हम यहाँ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का स्केल है उसको कंप्रेस करके बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉपरली बनाएंगे तो यहाँ 1 टेस्ला के करस्पॉन्डिंग 1000 टेस्ला, तो इसका स्लोप तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 10⁵ स्लोप होने का मतलब वो तो ऑलमोस्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी। इसलिए हम इसको थोड़ा स्क्वीज करके, इसको ना वाई एक्सिस को थोड़ा कंप्रेस करके स्केल प्लॉट कर रहे हैं, ताकि हमें वेरिएशन का थोड़ा पता चले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो ग्राफ होगा ना वो ऑलमोस्ट इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, अंडरस्टूड है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। एक्सटर्नल फील्ड और बढ़ाते हैं, इंड्यूस फील्ड और बढ़ती है, तो स्टार्टिंग में तो ये ग्राफ बिल्कुल ऑलमोस्ट लीनियर आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है ऐसा कब तक होगा, एक्सटर्नल फील्ड 3 टाइम्स करते हैं, इंड्यूस फील्ड 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक एक्सटर्नल फील्ड बहुत कम है तब तक तो इंड्यूस फील्ड ना बिल्कुल प्रोपोर्शनली बढ़ती जाएगी, लेकिन क्योंकि इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल के कंपैरिजन में
1000 टाइम ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाने लगेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू थोड़ी ही ज्यादा होगी ना, तो मटेरियल के अंदर के जो डाइपोल्स है ना, तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। अगर एक्सटर्नल फील्ड 1 टेस्ला है तो उसके करस्पॉन्डिंग अंदर कितनी फील्ड प्रोड्यूस होनी पड़ेगी पता है? 10,000 या 100,000 टाइम्स टेस्ला। 100,000 टेस्ला जो कि ह्यूज है। और उतने उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के ना ऑलमोस्ट सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते हैं, थोड़ी देर में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स है ना, वो ऑलमोस्ट 100% अलाइन होने लगते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, डाया के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ही अलाइन हो पाता है। ज्यादातर जो डाइपोल्स है वो ऑलमोस्ट मतलब डिसअलाइंड है। ठीक है, ज्यादातर तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ही अलाइनमेंट हो रहा है तो प्रोपोर्शनल रह सकते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ऐसा थोड़ी हो पाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाएंगे, उसके कई मतलब 100,000 टाइम्स इंड्यूस्ड फील्ड आनी है। तो 100,000 टाइम फील्ड आने का मतलब है थोड़ी देर में ना ऑलमोस्ट 100% अलाइनमेंट होने लगेगा। ठीक है, तो अब तुम समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे तो हमेशा जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह पाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा पता है? ये शेप कैसे होने लगेगी पता है? जब जब बहुत ज्यादा अलाइनमेंट होने लगेगा तो थोड़ी देर के बाद ये जो शेप है ना कुछ ऐसे होने लगेगी। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करेगा। और एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाएंगे, कुछ देर के बाद ऐसा टाइम आ जाएगा, ये जो ग्राफ है ना बिल्कुल ऐसे करके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जाएंगे, इंड्यूस्ड फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये मोमेंट रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन फील्ड हम बोलते हैं इस टाइम में हमारा जो मटेरियल है वो सैचुरेट कर गया। सैचुरेशन का मतलब 100% अलाइनमेंट हो चुका है। अब तुम एक्सटर्नल फील्ड को कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी सारे सारे डाइपोल्स अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेट अस से ये जो ए पॉइंट है ना, ये इसको नाम देते हैं, ये सैचुरेशन वाला पॉइंट है। ठीक है, और ए पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ए पॉइंट पे हमने एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाया। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाई है कुछ इस तरह से, और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और ये सैचुरेशन में चली गई, ये सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओरिजिन है। यहाँ ओ से स्टार्ट किए थे, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ कि अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे बढ़ाया था ना, अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब करंट को कम करना स्टार्ट करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को कम करना स्टार्ट करते हैं। तो उस केस में क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा जैसे जैसे एक्सटर्नल फील्ड को हम कम करना स्टार्ट करते हैं, कनेक्टेड नहीं, तुम्हारा आंसर मैं दूंगा, अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट होने दो फर्कली। एक्सटर्नल फील्ड को कम करने लगते हैं तो पता है क्या होता है? एक्सटर्नल फील्ड पहले इतनी थी, इसको थोड़ा कम किया तो इंड्यूस फील्ड भी जो थी ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक, इंड्यूस फील्ड भी कम होने लगती है। एक्सटर्नल फील्ड को और कम करते हैं, इंड्यूस फील्ड भी कम होने लगती है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, अब वापिस जब हम कम कर रहे हैं, वापिस जब कम कर रहे हैं तो इंड्यूस फील्ड भी कम होती है, अलाइनमेंट भी कम होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली या नॉट सरप्राइजिंगली, अब वापिस आते टाइम में जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को कम करते हैं तो ये जो ग्राफ है ना सेम पाथ से वापस नहीं आता है। मतलब इंड्यूस्ड फील्ड कम तो होगी लेकिन उतनी कम नहीं होगी, उस तरह से कम नहीं होगी
जैसे कि इंक्रीज करते टाइम में, जैसे कि एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज करते टाइम में इंड्यूस्ड फील्ड इंक्रीज की, थोड़ा कम होगी। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे कम करते हैं ना, इंड्यूस्ड फील्ड भी कम होती है, लेकिन उतनी कम नहीं होती है जितनी कि पहले इंक्रीज करते टाइम में इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यूज हो रही थी। तो और कम करते हैं तो इंड्यूस्ड फील्ड थोड़ा ही कम होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड को और कम करते हैं तो इंड्यूस्ड फील्ड की वैल्यू थोड़ी ही कम होती है। ठीक है, और कम करते करते हम ऐसा देखते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड को कम करते करते ना जीरो कर देते हैं, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना वो जीरो नहीं होती है। ठीक है, हम एक्सटर्नल फील्ड को कम करते करते जीरो कर देते हैं और इंड्यूस्ड फील्ड नॉन जीरो रह जाती है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एग्जिबिट करेंगे। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन है डोमेन्स में एग्जिस्ट करना। डोमेन्स में क्योंकि डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं तो डिसअलाइनमेंट होता है, लेकिन उनका अलाइनमेंट ऑलरेडी रह जाता है क्योंकि डोमेन्स में ऑलरेडी वो सारे डाइपोल्स अलाइन होते हैं पहले से भी। ठीक है, तो जब हम कम करते करते एक्सटर्नल फील्ड को जीरो भी कर देते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है इसको बी नहीं लिखेंगे, सी लिख देते हैं, क्योंकि बी का मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू हम डिक्रीज करते करते जीरो कर दे रहे हैं, और उस टाइम में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। ठीक है, वो कुछ रह जा रही है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो, इंड्यूस फील्ड नॉन जीरो, और इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं, ये पॉइंट कहलाता है रिटेंटिविटी। एक्सटर्नल फील्ड जीरो होने के बाद भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रहने का मतलब है कि अब तुम्हारे पास एक परमानेंट मैग्नेट रेडी है। इसी तरह से हम किसी परमानेंट मैग्नेट को फॉर्म करते हैं। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है? मतलब यही है कि उसके अंदर की जो डाइपोल्स है ना वो परमानेंटली अलाइंड हो चुके हैं। कि इसकी अपनी एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में भी इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ना हम इंटेंशनली इसको इधर एक्सटर्नल फील्ड को वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो अब तुम देख सकते हो कि एक्सटर्नल नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, और इंड्यूस राइट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल को बढ़ाते जाते हैं तो इंड्यूस की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, और क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल की वैल्यू इधर बढ़ेगी और इंड्यूस की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। तो ओवरऑल शेप कुछ ना कुछ देर के बाद ऐसी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि एक टाइम आएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं और इंड्यूस्ड फील्ड कम होते जा रही है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि एक्सटर्नल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते बढ़ाते तुम देख सकते हो कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई है। एक्सटर्नल फील्ड है लेकिन इंड्यूस फील्ड जीरो हो गई है, क्योंकि इसके पास पहले से भी फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ रही है मैग्नेटिक फील्ड को नलीफाई करने के लिए, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है कोएर्सिविटी। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हम एक्सटर्नल फील्ड को और बढ़ाते जाते हैं। अब क्या होगा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स का अलाइनमेंट स्टार्ट होगा और ह्यूज अलाइनमेंट होगा। थोड़ी देर के बाद ही एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते बढ़ाते थोड़ी देर के बाद ही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ह्यूज अमाउंट से बढ़ते बढ़ते दोबारा सैचुरेशन में चली जाएगी। तो अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद ना ये सैचुरेशन आ ही जाएगा कि एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अब इंड्यूस फील्ड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर अब जो इधर की तरफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ह्यूज हो गई है और इधर की तरफ एक्सटर्नल फील्ड है। अब क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को कम करते हैं, इंड्यूस फील्ड कम होती है, लेकिन फिर से कम करते करते क्या होगा, जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो जाएगी तो इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड रह जाएगी। ठीक, ये भी रिटेंटिविटी वाला पॉइंट है। ओवरऑल इसको फिर बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो ये जो
कर्व है वो कुछ इस शेप का आ जाएगा। और तुम देख सकते हो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का मतलब उसकी जो अपनी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, वो सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं डिपेंड करती है, वो इस पर भी डिपेंड करती है कि ये मटेरियल इससे पहले किस किस एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया था। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी हिस्ट्री पर भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए इस लूप का नाम होता है हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व। ठीक है, तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट है, एक्सटर्नल जीरो है। तो सी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ना, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी क्या है, इंड्यूस अपॉन एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसा लग रहा है सी पॉइंट पे ससेप्टिबिलिटी इंफिनिटी हो गई है, बिना एक्सटर्नल के ही इंड्यूस आ रही है। डी पॉइंट पर एक्सटर्नल तो है, इंड्यूस जीरो है, ऐसा लग रहा है ससेप्टिबिलिटी जीरो है। तो हर टाइम पे ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हम लोग देख सकते हैं कि सेम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मैग्नेट है जो कि बिल्कुल वो है, मतलब अनटच्ड है एक्सटर्नल फील्ड से, डीमैग्नेटाइज। अगर यहाँ पर है ना इस पॉइंट पर, तब तो ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल इंड्यूस रिलेट होंगे, वरना बाकी टाइम पे तुम्हें उसकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। तो इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि किसी भी टाइम में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रिटेंटिविटी वाला पॉइंट है, ये परमानेंट मैग्नेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम परमानेंट मैग्नेट्स फॉर्म करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स का मतलब होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एटॉमिक डाइपोल्स परमानेंटली अलाइन हो गए। अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, अब ये मैग्नेट परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अगर मैग्नेटाइज हो गया, अब इसको तुम्हें डीमैग्नेटाइज करना है, मतलब यहाँ पर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा। डीमैग्नेटाइज के लिए दो काम हम करते हैं। एक तो है क्या, बार बार उस मैग्नेट को ना ड्रॉप करो जमीन पर, या हैमरिंग करो। ठीक है, हैमरिंग करोगे तो भी उसके जो इंटरनल डाइपोल्स है ना, वो रैंडमली ओरिएंट होकर के वो डीमैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है हीट करो। अगर बहुत ज्यादा हीट करते हो तो भी टेम्परेचर की वजह से वापस सारे रैंडमली अलाइन हो जाएंगे, तो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होंगे, उसमें दो टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं। वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। उनमें से हम कैसे मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट्स के लिए यूज करते हैं, कैसे मटेरियल्स को मैग्नेट्स के लिए यूज करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो हम चाहते हैं कि उसकी रिटेंटिविटी भी ज्यादा हो। ठीक है, और कोएर्सिविटी भी ज्यादा हो। रिटेंटिविटी ज्यादा इसलिए हो ताकि फील्ड, ठीक है, हम थोड़ी सी फील्ड अप्लाई करें और उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर। अगर कम मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करेगा। ठीक है, और कोएर्सिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आ गया है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड में रखोगे ना, तो वो उसकी मैग्नेटाइजेशन लूज भी हो सकती है। तो नॉर्मली भी हम किसी मैग्नेट को लेते हैं तो आसपास की स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स की इन्फ्लुएंस में आता ही है। तो अगर अगर मान लो ये कोएर्सिविटी बहुत ही कम है, तो थोड़ी भी ऐसे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स आई, मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैसा मटेरियल नहीं चाहिए हमें। परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए रिटेंटिविटी ज़्यादा चाहिए, कोएर्सिविटी ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए हम चाहते हैं कि जैसे करंट हटाएं, ठीक है, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ये रिटेंटिविटी कम से कम रहे। ठीक है, और कोएर्सिविटी कम से कम रहे, लेकिन उसकी ससेप्टिबिलिटी हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रहे। एक्सटर्नल जितना डालें उतना ज़्यादा, मतलब उसकी कंपेरिजन बहुत ज़्यादा
मैग्नेटिक फील्ड आए, लेकिन लेकिन हम चाहते नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पास मैग्नेटिज्म रिटेन्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम यूज ही इस वजह से करते हैं ना, ताकि हम उसकी मैग्नेटिज्म कंट्रोल कर पाए, हम कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अप्लाई कर पाए। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये दोनों पॉइंट्स लिख ही देता हूँ, ये नहीं तो फिर मैं सोचूं कि हार्ड मैग्नेट सॉफ्ट मैग्नेट। ये हार्ड मैग्नेट, ये दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके बारे में थ्योरी थोड़ा पढ़ लेना अपने से, ठीक है, वो सब समझ में आ जाएगा। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब है कि उनकी कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन्ड होते हैं, ठीक है, इवन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फील्ड। और ऐसे मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं परमानेंट, ठीक है, मैग्नेट्स बनाने के लिए। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स का की न्यूमरस एप्लीकेशन है, ह्यूज एप्लीकेशन है। और हार्ड का एग्जांपल क्या पता है? स्टील, ठीक है। और हम लोग बेहतर से बेहतर अलॉयज बनाते हैं जिसका बिहेवियर ना ऐसा हो कि उसकी कोएर्सिविटी रिटेंटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो परमानेंट के लिए ये अलॉय है एल्निको, इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। उसके अलावा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये आसानी से डिमैग्नेटाइज हो जाता है, रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी कम है। तो आयरन को हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी बहुत है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी बहुत है, लेकिन लेकिन इसकी जो है इनकी रिटेंटिविटी वगैरह कम होती है, ठीक है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज करते हैं। और ऑब्वियसली अब तुम समझ गए होगे कि अगर ऐसे ऐसे मटेरियल को हम सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो अंदर की जो नेट फील्ड होगी ना वो बहुत ह्यूज हो जाएगी। तो हम लोग को जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी ही है तो सोलेनॉइड के साथ हमेशा हम लोग अंदर ना ये आयरन कोर रखते हैं। आयरन कोर से मैग्नेटिक फील्ड मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ठीक, अब ये बताओ मुझे कि मैं अभी क्लास ओवर कर दूं या 5 मिनट कंटिन्यू करके इसकी दो तीन जो पॉइंट्स है वो भी कंप्लीट ही कर देता हूँ, तो इतना टाइम लग ही गया है, तो क्या बोलते हो? बताओ कंप्लीट कर दूं? एक दो पॉइंट्स और बताने, एक दो दो टर्म्स हैं, एक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये दो टर्म्स बार बार आते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये समझाना है। और और ये रिलेटिव परमिएबिलिटी उसका नाम क्यों रखा है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर अगर रिटेंटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम होता है कि हम करंट सप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सोलेनॉइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का टारगेट क्या होता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करें, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, एमआरआई मशीन्स होते हैं, मोटर्स होते हैं, बहुत सारे। तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर इसके अंदर हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दोगे तब भी इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाएगी। तो हम चाहते हैं अपने हिसाब से करंट को वैरी करके मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। इसीलिए हम ये तो चाहते हैं ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो, मतलब अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा आए, तो वैसा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी ज्यादा होगी तो फिर उसकी उसकी मैग्नेटिज्म हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है, उतने अच्छे से हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि सोलेनॉइड है, ठीक है। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि ये ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते थे, ठीक
होती है। इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद, डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, एक्चुअली तो वो इंड्यूस चार्जेस आए, एक्सटर्नल चार्जेस थे, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से एक्सटर्नल फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, तब जाके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलती है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो के एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे हम कोई मटेरियल लाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल लाने के बाद हम एक तरीका ये बोल सकते हैं कि उसमें इंड्यूस चार्जेस आए, इस वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो गई। लेकिन दूसरा तरीका है, हम बोलते हैं कि इंड्यूस चार्जेस को भूल जाओ, भूल जाओ कि इंड्यूस चार्जेस कुछ नहीं होते हैं। हम बोलते हैं कि किसी भी, ठीक है, ये प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो मीडियम मीडियम चेंज करने से ना उसकी परमिटिविटी चेंज कर गई है। तो हम अपना फॉर्मूला सेम रखने के लिए और मीडियम में भी सेम फॉर्मूला रखना चाहते हैं। ठीक है, एक्चुअली हो तो ये रहा है कि नए चार्जेस आ रहे हैं, नए इंड्यूस चार्जेस आ रहे हैं और एक्सटर्नल चार्जेस, इंड्यूस चार्जेस मिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोलते हैं मटेरियल भी आएगा ना तो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलम्ब्स फार्मूला एक ही है। ठीक है, वही फार्मूला अप्लाई होगा जो कि वैक्यूम में अप्लाई होता था। बस डिफरेंस ये होगा कि परमिटिविटी की वैल्यू हम मानते हैं कि मीडियम की वजह से चेंज हो जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम अपने से ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि ये जो मीडियम है ना, इसकी अपनी परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो हम एक फॉर्मूला रखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, और मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है, वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए जो के है ना, इसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये ना रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका मतलब सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू कितने फैक्टर से चेंज हो जाए। के की वैल्यू मान लो 100 आ गई, इसका मतलब है कि पहले एब्सोल्यूट परमिटिविटी थी वैक्यूम की, इस मीडियम के रखने के बाद परमिटिविटी की वैल्यू 100 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ठीक है, ये तो रीजन था इस ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी बोलने का। ठीक है, सोलेनॉइड है और मैग्नेटिक फील्ड हम सोलेनॉइड से ही ज्यादातर जगह प्रोड्यूस करते हैं। सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता चला कि अगर इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल रखने की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो म्यू आर टाइम्स बी नॉट हो जाती है। ठीक है, अब ये म्यू आर क्यों कह रहा हूँ ये समझा देता हूँ कि ये जो है ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू आर। ठीक है, म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है, एन आई के इक्वल। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये हो रहा है कि बाहर ये एक्सटर्नल करंट है। ठीक है, लेकिन जैसे इस एक्सटर्नल करंट कॉइल के अंदर हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो इसके अंदर भी करंट, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल्स है, इसके अंदर एटॉमिक करंट कैरिंग कॉइल्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन है वो भी तो करंट कैरिंग कॉइल है, और वो भी मिल करके ना अंदर एक नया इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट राइट टर्म नहीं है, लेकिन मैं एनालॉजी के लिए बता रहा हूँ कि बाहर एक्सटर्नल करंट तो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन जब भी हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाएंगे तो मटेरियल के अंदर भी नए इंड्यूस्ड करंट कैरिंग कॉइल्स आएंगे, और नए करंट्स आ रहे हैं तो नई मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड भी आएगी, और नेट फील्ड हमें एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड करंट की वजह से ऐड करके निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और वो नेट हम निकालते हैं वो इतनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम जो ये म्यू आर है ना, इसीलिए म्यू आर रखते हैं कि हम बोलते हैं कि एक काम करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि मटेरियल को रखने के बाद उसके अंदर इंड्यूस्ड
मतलब डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है, इंड्यूस करंट आते हैं, और ये इंड्यूस जो नए करंट्स आए हैं, करंट कैरिंग नए करंट कैरिंग कॉइल्स आए हैं, वो भी मिल करके नेट फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम, हम मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला है, वो है म्यू एन आई, जहां पे म्यू का मतलब है उस मीडियम की परमिएबिलिटी। अगर वैक्यूम में है तो परमिएबिलिटी म्यू नॉट होगी, लेकिन अगर मीडियम में है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि वहां पे इंड्यूस करंट आ रहे हैं, हम बोलते हैं कि उस मीडियम की ना परमिएबिलिटी चेंज हो गई है। ठीक है, नेट ये जो म्यू आर और म्यू नॉट है, इसको हम बोल लेते हैं म्यू एन आई। और हम सेम फॉर्मूला जो पहले सोलेनॉइड के लिए यूज करते थे, वही फॉर्मूला अभी भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि जो परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जहां पर हम यूज करते थे, उसको हटा करके हमें उस मीडियम की परमिएबिलिटी लिखनी पड़ेगी, जिसका मतलब होगा रिलेटिव परमिएबिलिटी टाइम्स एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, और मैंने ये दोनों एक्सप्लेनेशन ना सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट केसेस में दिए हैं। बिल्कुल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला एग्जांपल लिया और वहां पे बताया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इंड्यूस चार्जेस को भूल करके हम बोल सकते हैं कि बस मीडियम की परमिटिविटी चेंज कर गई। उसी तरह से मैंने मोस्ट सिंपल एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड में सॉलिनॉइड कर लिया, उसके अंदर बोला कि अगर मीडियम भी रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला, सारे सारे रिजल्ट जो पहले के थे ना वही वैलिड रहेंगे। बस डिफरेंस ये आएगा कि जहां पर म्यू नॉट है ना, उसको मीडियम की परमिएबिलिटी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, लेकिन हम ये तो स्पेशल केसेस है, तुम अगर एडवांस इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हो तो वहां पे भी ना मोस्ट जनरल केस के लिए भी ना वो सारे रिजल्ट जो वैक्यूम के होते हैं वो एज सच वैसे ही अप्लाई हो जाते हैं। बस हम जो परमिटिविटी है उसको मीडियम की परमिटिविटी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ह्यूज सिग्निफिकेंस है। ठीक है, हमारी मैथमेटिक्स बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, वरना हमें क्या करना पड़ता, हमें पहले तो ये पता लगाना पड़ता कि एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इंड्यूस चार्जेस कैसे आएंगे, इंड्यूस करंट कैसा आएगा। फिर उसके बाद ये पता लगाना पड़ता कि उन इंड्यूस चार्जेस या करंट की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी। तब जाकर के हम ना ऐड करके एक्सटर्नल और इंड्यूस फील्ड को ऐड करके नेट फील्ड कैलकुलेट कर पाते। ठीक है, लेकिन अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी फॉर्मूला हम सारी थ्योरी वैक्यूम के लिए पढ़ते हैं, मटेरियल आया, बस मटेरियल की परमिएबिलिटी परमिटिविटी उसमें पुट कर दो और तुम्हारा सेम रिजल्ट आएगा। ह्यूज सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट फाइनल पॉइंट ये है कि एक टर्म होता है, एक टर्म होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमारे स्कोप में प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, नहीं तो मुझे बहुत सारी डिटेल में जाना पड़ेगा, वो तुम्हारे स्कोप में है नहीं। ये है एच। ठीक, एच क्या होता है मैं इसको समझा देता हूँ। ये कहलाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है ना वो एक्सटर्नल फील्ड की तरह है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो ये जो करंट वाला पार्ट है ना, ये एन आई, म्यू नॉट को हटा दो तो ये इस आई को बोलते हैं, क्योंकि यही अल्टीमेटली एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो एन आई है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्चुअली करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक्चुअली उस करंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो म्यू नॉट एच के इक्वल होगी, और एच रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल कॉइल के करंट को, इसीलिए इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह रहे हैं। इसको बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म आता है, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन इन दोनों टर्म से रिलेटेड सॉल्व करने, बस तुम्हें ये दोनों रिजल्ट्स याद रख लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तुम्हें बी नॉट से एच की वैल्यू मिलेगी, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है गेस कर सकते हो, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है।
इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट है। तो एक तरह से तुम देख सकते हो म्यू नॉट से डिवाइड करने के बाद इनका जो डायमेंशन होगा ना वो तो करंट का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू नॉट का मतलब होगा कि ऐसा सोच सकते हो कि मटेरियल के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आई है वो मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की वजह से आई होगी। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना ये इंडिकेट कर रहा है कि कितना इंड्यूस्ड करंट आया है। ठीक है, ये टर्म मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंड्यूस्ड करंट टर्म यूज करना सही नहीं है, लेकिन थोड़ा एनालॉजी को इंटैक्ट रखने के लिए ये ऐसे बाहर का कॉइल है और इसके अंदर मटेरियल रखा और इसके अंदर भी इंड्यूस्ड करंट आ गया, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। तो ये जो अंदर जो करंट आया है ना वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है और जो बाहर वाला करंट है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। बस डेफिनेशन है, इससे ये दोनों रिलेशनशिप याद रखने हैं। अगर ये दोनों रिलेशनशिप याद है तो हम देखो बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, और ये फाइनल पॉइंट है इस क्लास का, और एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड, और इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी इसको मैं चलो पहले इंड्यूस लिख देता हूँ क्योंकि ताकि तुम्हारे सामने सारे, और ये वैल्यू कितनी होगी बी नॉट प्लस, ठीक है। तो इसको तो हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस चाई, ठीक है, और बी नॉट, और इसको लिखते हैं म्यू आर टाइम्स बी नॉट, ये तो सबको पता है। ठीक, अब यहाँ पे फिर से देखो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड, ठीक है। अब इसको ना एक्सटर्नल को हम चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स एच, चेक करो, प्लस इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स आई, ठीक है। और म्यू नॉट ये लिख सकते हैं एक मिनट, यहाँ पे मैं कह रहा था कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, और क्योंकि मैं आई और एच में रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग म्यू नॉट टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इक्वल लिख सकते हैं, और ये रिलेशनशिप है आई इक्वल्स ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच, और ये अंडरस्टूड है क्योंकि जो आई है ना वो इंड्यूस फील्ड से एसोसिएटेड है और ये जो एच है ना वो एक्सटर्नल फील्ड से एसोसिएटेड है। तो अगर एक्सटर्नल मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू पता है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ससेप्टिबिलिटी टाइम्स होती है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है, अगर इनमें से एक वैल्यू पता चल जाए, और ये रिलेशनशिप होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्लस म्यू नॉट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी एच की इक्वल हो, ठीक है, जो कि सिमिलर रिजल्ट है। इससे ज्यादा तुम्हें एच और आई के बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं जानना है। एच रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल फील्ड, मतलब एक्सटर्नल कॉइल के करंट को, इसका डायमेंशन करंट का होगा, ये एम्पेयर में आएगा। उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी एम्पेयर में इसका यूनिट आएगा, और ये एक तरह से यही रिप्रेजेंट करेगा मटेरियल के अंदर इंड्यूस करंट कितने आए हैं, ठीक है, जब हम इस मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हमेशा ससेप्टिबिलिटी टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच के इक्वल आएगी। हाँ, अब अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ।